बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरी लौट आओ एपिसोड नंबर 4। मेरी ख्वाबगाह में हल्का नीला बल्ब जल रहा था। ख्वाबगाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इस डर से कि मेरे शौहर डिस्टर्ब ना हो निहायत ही आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं और मेरी सास ख्वाबगाह में दाखिल हुए तो नीलगो रोशनी में मैं और मेरी सास ने जो शर्मनाक मंजर देखा, इसे देखकर मेरे मुंह से भी साख्ता एक चीख निकल गई। रज़िया और शौहर आरिफ एक दूसरे के बाजू में लिपटे हुए थे। मेरी चीख से जैसे मेरी ख्वाबगाह में गोया बम फट गया और वो दोनों हड़बड़ाकर अपना आप संभालते हुए उठ खड़े हुए। मेरी सास ने आगे बढ़कर स्विच ऑन कर दिया। पूरी ख्वाबगाह तेज रोशनी में नहा गई। रज़िया सर झुकाए खड़ी थी जबकि आरिफ इंतहाई दीदा दलेरी से खड़े हुए थे। तुमने तो एक हफ्ते के बाद आना था। बिला आखिर वो अपने आप को संभालते हुए बोले। मैं तुम्हारे सदमे के गंग होकर रह गई। मेरी आंखों से भल-भल आंसू बह रहे थे। ख्वाबों के शीश महल यूं किरची-किरची हो जाएं तो इंसान का दिल तो क्या रुख भी इन किरचियों से लहूलुहान हो जाया करती है। कितना मान था मुझे अपने शौहर पर, कितना फख्र और एतबार किया करती थी मैं आरिफ पर। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर इस हद तक बेवफा हो सकते हैं। ये एक आम सी शक्ल सूरत वाली मुलाजिमा को मुझ पर तरजीह देते हुए इसके साथ यूं बहक जाएंगे कि मुझे अपने बेवकूफ़ होने का एहसास होने लगेगा। मैं कोई जवाब दिए बगैर टूटे हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई और पथराई हुई नजरों से बगैर जवाब दिए अपने शौहर को देखने लगी। मेरी सास ने आगे बढ़कर रजिया को बालों से पकड़कर घसीट लिया और पाँव से जूता उतारकर इसे मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो दबी हुई आवाज से इसे गालियां और कोसने देती जा रही थी। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी। मेरी सास रजिया को मारती हुई ख्वाबगाह से बाहर ले गई जबकि मेरे शौहर भी कपड़े तब्दील करके मुझसे कुछ कहे बगैर ख्वाबगाह से निकल गए। अगली सुबह मेरे लिए कयामत की सुबह थी। नाश्ते की मेज पर मेरी सास और ससुर इकट्ठे बैठे हुए थे। मेरा बेटा मेरी सास की गोद में जबकि मेरे ससुर की गोद में मेरी बेटी थी। मैं बार बार इस खाली कुर्सी को देख रही थी जहां मेरे शौहर हमारे साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे, मगर आज इनकी जगह खाली थी। मेरा दिल भर आ रहा था। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नाश्ता मेज पर लगा हुआ था मगर हम नाश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे। किसी चीज को हाथ लगाने को जी नहीं चाह रहा था। बिला आखिर इसने वही कुछ किया जिसका मुझे खतरा था। मेरे ससुर शकिस्ता लहजे में बोले, हाँ, रगों में दौड़ने वाला लहू अपनी तासीर एक ना एक दिन जरूर दिखलाता है। मेरी सास ठंडी सांस लेकर बोली। वो दोनों जैसे मेरी वहां मौजूदगी भूल चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे। फिर जैसे इन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया, चुनाचा वो चौंक कर संभल गए। बेटी, कुछ देर के सकूत के बाद मेरे ससुर बोले, तुम्हें याद है ना जब मैंने सारी जायदाद, बैंक बैलेंस और सब कुछ तुम्हारे नाम किया था तो मैंने तुमसे हेल्प लिया था कि तुम ये सब कुछ किसी और को नहीं बताओगी, हत्ता कि अपने शौहर से भी इसका जिक्र नहीं करोगी। तुमने इसकी वजह पूछी तो मैंने बताया था कि वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा और आज वक्त आ गया है कि तुम्हें हर चीज से आगाह कर दिया जाए। इतना कहकर वो खामोश हो गए। फिर दूर खलाओं में तकते हुए बोले, ये इन दिनों की बात है जब आतिश जवान था कि मसदाक, मैं और मेरी बेगम दोनों जवान थे। मैं आर्मी में था, इसलिए अस्करी मसरूफियात के सिलसिले में अक्सर एक शहर से दूसरे शहर और एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसफर का सिलसिला जारी रहता था। जबकि मेरी बेगम को पढ़ाने का शौक था, वो मेरे साथ शहर शहर या सूबे सूबे में नहीं जा सकती थी। फिर मेरी मसरूफियात ऐसी होती थी कि मुझे दिन रात मसरूफ रहना पड़ता था। बसा औकात रात के किसी भी पहर किसी भी वक्त इमरजेंसी ड्यूटी पर जाना पड़ जाता था। इसलिए बेगम ने अपने आप को मसरूफ करने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज खोल लिया था। ये कॉलेज खालिसतन लड़कियों के लिए था। सारा स्टाफ फीमेल था सिवाय अकाउंटेंट हसन अख्तर के, जो सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद था। इसके जिम्मे तालिबात की फीसें जमा करना, टीचर की तनख्वाहें बनाना, इनकी तनख्वाहों की अदायगी और दीगर तमाम हिसाब किताब था। कॉलेज के तमाम अखराजात की अदायगी के बाद वो सारा हिसाब किताब बेगम के पास ले आता और यूं तमाम अखराजात बेगम खुद चेक करके तमाम की तमाम बचत बैंक में जमा करवा देती। चूंकि हम दोनों मियाँ बीवी एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, हर तरह की मुआशी आसूदगी हासिल थी, इसलिए कॉलेज की आमदनी और मेरी माकूल तनख्वाह सानवी हैसियत रखता था। अगर ये सब कुछ ना भी होता तो तब भी हमारे जराए आमदनी इतने थे कि हमें माली आसूदगी मुयस्सर थी। मसलन हमारी कई एकड़ अराजी जमीन थी जहां से हमें इतनी आमदनी और अजनास मुहैया हो जाता था जो हमारे लिए साल भर से भी ज्यादा होता था। हम दोनों ने महज अपने शौक की तकमील के लिए सब कुछ किया था। मैंने और मेरी बेगम ने मोहब्बत की शादी की थी। लोग हमारे प्यार की मिसालें दिया करते थे। दोस्त अहबाब हम दोनों की जोड़ी को लव बर्ड्स कहा करते थे। हमें अल्लाह पाक ने हर किस्म की दुनियावी नेमतों से नवाजा था सिवाय औलाद की नेमत के। हमारी शादी को 10 साल बीत चुके थे मगर हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। अजीजों, कारब और दीगर बेतकल्लुफ अहबाब ने मुझे दूसरी शादी करने के लिए काफी जोर दिया। खुद मेरी बेगम ने भी मुझे दूसरी शादी की बखुशी इजाजत देते हुए कहा था कि मैं दूसरी शादी कर लूं।
मगर मैंने साफ तौर पर इनकार कर दिया क्योंकि मैं और मेरी बेगम एक दूसरे से टूटकर प्यार करते थे। इन्हीं दिनों मेरी रिटायरमेंट के ऑर्डर आ गए। मुझे जब वाजिबात मिले, इससे मैंने शहर के पोश इलाके में ये कोठी खरीद ली। कॉलेज की बिल्डिंग पहले ही हमारी जाती थी, चुनाचा मैंने बेगम के कहने पर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। यूं मैं और मेरी बेगम एक ही ऑफिस में बैठने लगे। कुछ ही माह बाद मेरा इस लगी बंदी रूटीन से दिल ऊब गया। मैंने अपनी सारी जिंदगी मसरूफियात में गुजारी के बावजूद एक ऑफिसर होने के मैं हमेशा पारे की तरह मुतहरक रहता था। चुनाचा मैंने अपनी मसरूफियात के मुख्तलिफ तरीके ढूंढ लिए। कभी आबाई जमीनों की देखभाल के लिए निकल जाता, कभी किसी कारोबारी दोस्त के पास चला जाता और मुख्तलिफ कारोबार के गुर सीखता। कुछ अहबाब ने प्रॉपर्टी के कारोबार में शामिल कर लिया। यूं मैं अपने निजी कॉलेज में कम कम ही जाता। मेरी ये मसरूफियात रंग लाने लगी और जल्द ही प्रॉपर्टी और दीगर कारोबारी शराकत में पैसाहन की तरह बरसने लगा। दौलत की पहले ही हमारे पास कमी ना थी, मगर अब तो बैंक बैलेंस से भी अच्छा भला तगड़ा हो गया था। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हो गया कि मुझे अपनी तमाम तर तवज्जो अपने कॉलेज पर मरकूज करना पड़ी। जैसा कि मैं पहले मजबूर हो चुका हूँ कि हमारे कॉलेज का सारा स्टाफ फीमेल था, सिवाय अकाउंटेंट हसन अख्तर के। वो सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद था। मगर पता नहीं कब और कैसे हसन अख्तर ने कॉलेज की लेक्चरर रेहाना को अपने दामे उल्फत पे फांस लिया, और ऐसा फांसा कि इस कदर होशियारी और शातिराना तरीके से कि इसकी खबर पूरे कॉलेज पर गहरी नजर रखने वाली ना मेरी बेगम को हुई और ना ही प्रोफेसर रेहाना के किसी कॉलीग को पता। पता तो इस वक्त चला जब उन्होंने अपने घर से चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर ली। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और स्टोरी को आगे सुनना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।